नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना और अब वक्त हो गया है जी बिजनेस पर आपकी खबर आपका फायदा का। ऐसी खबर जिसका है आपकी सेहत से सरोकार। हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक की, जिसको आप किसी भी मामूली से खांसी जुकाम में एकदम पानी के साथ घोलकर खा लेते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे देश में धड़ल्ले से डॉक्टर्स भी एंटीबायोटिक को मरीजों को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, हल्के फुल्के सर्दी जुकाम में भी एंटीबायोटिक दे दी जाती है, उससे कई तरीके की परेशानियां आपके शरीर में पैदा हो सकती हैं और आपको शायद इसके बारे में मालूम भी नहीं होगा। इसलिए आज के इस आपकी खबर आपका फायदा के स्पेशल शो में हम कुछ गंभीर सवाल उठाने वाले हैं एंटीबायोटिक को लेकर, जिनका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। कुछ जो अहम सवाल वो हैं कि जैसे एंटीबायोटिक का दुरुपयोग कितनी बड़ी समस्या है। अब ये सवाल क्यों उठता है? क्योंकि WHO के मुताबिक आने वाले सालों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपने आप में एक महामारी बन जाएगी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है, ये भी अपने शो के दौरान और अपनी खास रिपोर्ट में आपको समझाएंगे हम। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल आज जिसका जवाब हम खोजेंगे वो ये है, एंटीबायोटिक के दुरुपयोग के लिए कौन जिम्मेदार है। हमारे साथ एक खास पैनल है, उनसे इनका जवाब जानेंगे। और तीसरा सवाल वो ये कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग रुकेगा कैसे। इन्हीं तीन सवालों से और इन्हीं तीन सवालों के इर्द गिर्द आज हमारी ये स्पेशल शो में चर्चा रहेगी। खास मेहमानों का परिचय कराएं, उससे पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। सर्दी जुकाम हुआ नहीं कि पहुंच गए दवा की दुकान पर, झट से एंटीबायोटिक दवा ली और खाकर निकल गए काम पर। आराम भी मिल गया, लेकिन आपको नहीं पता कि जाने अनजाने आप अपने शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। एंटीबायोटिक का गलत या जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से कुछ साल बाद ये इन्फेक्शन को ठीक करने में नाकाम साबित होता है। पहले बताते हैं कि क्या होता है एंटीबायोटिक। दरअसल इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करने या रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। साथ ही ये भी जरूरी है कि एंटीबायोटिक दवाओं का कोर्स पूरा किया जाए, भले ही मरीज बेहतर महसूस कर रहा हो। अगर कोर्स पूरा किए एंटीबायोटिक लेना बंद कर देते हैं तो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से लड़ने की क्षमता विकसित कर लेते हैं और इसे ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 50,000 से अधिक बच्चों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के चलते हो जाती है। यही वजह है कि एम्पिसिलिन दवा अब केवल 5% असर करती है। वहीं क्वाट्रीमेक्साजोल का असर भी महज 8% देखा गया है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन का असर भी 11% रह गया है। WHO की माने तो दुनिया भर में 2050 तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से हर साल 1 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। खास तौर पर 6 प्रकार के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ज्यादा होता है। पहले पेनिसिलिन की बात करते हैं, जो त्वचा और छाती के इन्फेक्शन में दी जाती है, जबकि अमीनोग्लाइकोसाइडस और सेफ्लोस्पिरिन का इस्तेमाल सेप्टिसीमिया और मेनिंजाइटिस बीमारी में किया जाता है। वहीं टेट्रासाइक्लिन खासकर मुहासे और रोजेसिया के संक्रमण को दूर करने के लिए किया जाता है, जबकि मैक्रोलाइडस फेफड़े के इन्फेक्शन को दूर करने में इस्तेमाल होती है और फ्लोरोक्विनोन का इस्तेमाल सिर दर्द, कब्ज, दस्त के लिए होता है। अब बताते हैं क्या है एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट। आमतौर पर उल्टी महसूस होना या चक्कर आने के अलावा डायरिया या पेट दर्द के साथ एलर्जिक रिएक्शन इसके लक्षण हैं। कुछ एंटीबायोटिक से बहरेपन के साथ किडनी खराब हो सकती है। वहीं कुछ मामलों में एंटीबायोटिक शरीर का मेटाबॉलिज्म का बैलेंस बिगाड़ देती है। लिवर और इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक धीरे धीरे खत्म कर देता है। भारत में एंटीबायोटिक की खपत औसत से ज्यादा है। 2020 में जहां कुल दवाओं में इसकी खपत 77% रही, वहीं 2019 में ये आंकड़ा 72.5% ही था। यूएन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को उन 10 स्वास्थ्य खतरों की लिस्ट में रखा है जो ग्लोबल चुनौती साबित हो सकती हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार एंटीबायोटिक के बेजा इस्तेमाल को रोकने के लिए एक पॉलिसी ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस। चलिए, हमारे जो खास मेहमान हैं, सबसे पहले उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संदीप दीवान है, ये है डायरेक्टर क्रिटिकल केयर FMRI। डॉक्टर जयेश लेले का स्वागत करते हैं, ये है महासचिव IMA। और साथ ही हमारे साथ है अमूल्य निधि, ये है हेल्थ एक्टिविस्ट।
आप तीनों ही खास पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है आपकी खबर आपका फायदा में। डॉक्टर जयेश लेले, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, दर्शकों ने रिपोर्ट देखी, आपने भी सुनी, एंटीबायोटिक क्या वरदान है या लंबे समय में नुकसान? एंटीबायोटिक एक डेफिनेटली वरदान है, लेकिन उसको जुडिशियस या अगर गैर प्रकार से यूज किया जाए तो वो वरदान नहीं है, बल्कि वो तकलीफ दे सकता है। तो एंटीबायोटिक का जस्टिफाइबल यूज होना चाहिए, एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक होना चाहिए, जैसे जो बीमारी है वो हिसाब से होना चाहिए, और जब भी जरूर है तभी होना चाहिए। ये जो मुद्दे हैं, ये इसके लिए एंटीबायोटिक जो वरदान है वही हमको खतरा हो सकता है कि जब भी आप उसको अनजस्टिफाइबल यूज करो, कम मात्रा में यूज करो, कम दिन यूज करो, तो वही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैदा करेगा और आगे जाके असर नहीं करेगा। तो ये एक हमारे पास एक जो तलवार है उसको अच्छी तरह से सोच समझ के जरूर ही पड़ने पर करनी चाहिए। ये सबसे महत्व का मुद्दा होना चाहिए। जी डॉक्टर दीवान, मैं डॉक्टर लेले की बात को ही आगे बढ़ाती हूँ। ये कह रहे हैं कि जस्टिफाइबल यूज होना चाहिए, मतलब जितना जरूरत है उतना ही इस्तेमाल हो। कोविड के टाइम पर भी हमने देखा कि धड़ल्ले से जो एंटीबायोटिक्स थी उसको प्रिस्क्राइब किया जा रहा था। बाद में कहा गया कि वायरल बुखार है, इसमें तो एंटीबायोटिक की उसका कोई रोल ही नहीं है। नॉर्मली हम भी देखते हैं कि हल्के से खांसी जुकाम या बुखार में जो एंटीबायोटिक है वो प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। या तो ओवर द काउंटर भी आप आसानी से एंटीबायोटिक मिल जाती है, केमिस्ट दे देते हैं और जो मरीज हैं वो ले लेते हैं। जस्टिफाइबल यूज है क्या एंटीबायोटिक का? देखिए, वायरल डिजीजेज में एंटीबायोटिक का रोल कंप्लीटली जस्टिफाइड नहीं है। इसका मतलब ये है कि बीमारी वायरस की वजह से है और आप ट्रीट जो है बैक्टीरिया को कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, हल्का खांसी, बुखार, बलगम, कोरोना आने से पहले इन्फ्लुएंजा जो है साल में 1 या 2 बार ज्यादातर इंडियन पॉपुलेशन में होता था और पूरे वर्ल्ड में होता है। प्रॉब्लम हिंदुस्तान में क्या है कि उस वायरल बुखार के लिए भी एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जब ये एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो धीरे धीरे अगर आप साल में 2 या 3 बार एंटीबायोटिक लेंगे तो 2 साल बाद क्या होगा, वो एंटीबायोटिक आपको जब रियल बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबायोटिक आपके काम नहीं आएंगे। दिक्कत क्या है, ओवर अ लॉन्ग टर्म वो एंटीबायोटिक आपके लिए रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो हमें हायर एंटीबायोटिक यूज करने पड़ेंगे। हम हायर यूज करेंगे तो 1-2 साल बाद उन एंटीबायोटिक से भी बॉडी में रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इसलिए प्रॉब्लम यह है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो प्रूवन है या जो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है उनका इंसिडेंस वायरस इन्फेक्शन के कंपैरिजन में कम है। अगर हम वायरस के लिए भी एंटीबायोटिक देंगे तो धीरे धीरे करके ये जनरल पॉपुलेशन में रेजिस्टेंस होगा। और अगर आप मेडिकल लिटरेचर पढ़ें या देखें तो यूरिन में जनरल पॉपुलेशन में एक एनालिसिस हुआ था आज से कुछ साल पहले। ये उन पेशेंट्स का एनालिसिस हुआ था जो एक्चुअली कॉमन पीपल का एनालिसिस हुआ जिनको कोई यूरिन के सिम्टम नहीं थे, लेकिन उनमें भी ये देखा गया कि अगर उनको यूरिन का कंटैमिनेशन या इन्फेक्शन भी है तो 36% लोगों में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पाया गया। ये कॉमन मैन की मैं बात बता रहा हूं इंडिया में। उसी तरह फीसिस के जब सैंपल लिए गए एक जनरल पॉपुलेशन के, उसमें भी 18% तक का रेजिस्टेंस पाया गया। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि वायरस डिजीजेस या उन डिजीजेस के लिए पेशेंट्स को एंटीबायोटिक दी जाती हैं जिसके लिए उनकी जरूरत नहीं है और ओवर अ लॉन्ग टर्म वो आपकी बॉडी को नुकसान करती है। अमूल्य, डॉक्टर दीवान, डॉक्टर जयेश लेले की बात से तो यही लगता है कि दो धारी तलवार है। एंटीबायोटिक सही इस्तेमाल करे तो आपके लिए वरदान है, नहीं करे तो लंबे समय के लिए नुकसान है। तो फिर दुरुपयोग हो क्यों रहा है? क्यों डॉक्टर जो हैं वो हल्के से सर्दी जुकाम में एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और जो मरीज भी हैं उनको लगता है अब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है, सीधे केमिस्ट के पास पहुंच जाए, जो ओवर द काउंटर है वो एंटीबायोटिक ले लें, आधा ही अधूरा ही सही, एक दिन में फर्क नजर आ जाए तो एंटीबायोटिक को छोड़ देते हैं। देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा सिर्फ एक तरीके से नहीं आप देख सकते हैं। इसको पूरे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। जब 2019 में जब ये प्लान बना था उस समय में मध्य प्रदेश में राइट टू हेल्थ एक्ट लाने की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाने की बात हो रही थी, प्राइवेट
हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स के लिए। और उसके साथ साथ रेगुलेशंस की बात हो रही थी कि बहुत सारे इश्यूज पे रेगुलेशंस नहीं था। ओवरऑल जो हेल्थ सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है, मैन पावर है, शॉर्टेजेस है, उस पर बात हो रही थी। तो ये ग्लोबल थ्रेट है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि देखिए, जब तक हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स, और ये कोविड में भी हमने बहुत देखा कि पहली तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बट अगर हम स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं होंगे, प्रिस्क्रिप्शंस में डॉक्टर नहीं लिखेंगे, देयर इज नीड टू बी हैव ए प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। आप जेनरिक मेडिसिन का पूरा कैंपेन और अवेयरनेस में देखिए कि जब एक्सेस टू मेडिसिन की बात हुई थी, मेडिसिन के कॉस्ट की बात हुई थी, आज मरीज सबसे ज्यादा दवाओं के खर्च के बोझ तले हेल्थ सिस्टम में झुकता है, क्योंकि उसे मेडिसिन खरीदनी पड़ती है जो डॉक्टर लिखे। उसमें आप ब्रांडेड मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन एक अलग इश्यूज है। लेकिन इसके साथ साथ जहां जरूरत है, ये वही एक्सपेरिमेंट कर सकता है अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर्स लिखे। बट मैक्सिमम जो लोग हैं वो डॉक्टर्स के पास पहुंच नहीं पाते हैं, एक्सेस नहीं है उनका, वो इलाज के लिए पहुंच नहीं पाते हैं, चाहे वो रूरल एरियाज में हो, चाहे एक्सेस नहीं हो, चाहे वहां हॉस्पिटल्स नहीं हो। आज बड़े शहर में आप छोड़ दे, बट छोटे शहर को देखें, और जो लार्जली, अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, 2019 में जब स्ट्रैटेजिक प्लान बना था तो इसमें यही बोला गया था, हमें ओवरऑल कैंपेन, ओवरऑल स्टेक होल्डर्स को लेके ये हम इसको दूर कर सकते हैं। हम सिर्फ एलिनेशन में हम अगर देखेंगे कि एंटीबायोटिक का हम प्लान बना दिए और ये कम हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स लागू करें, रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन करें। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम ही रजिस्टर्ड नहीं है और अभी 7 नर्सिंग होम की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई। तो जो रेगुलेटरी पार्ट है, अवेयरनेस की भी पार्ट है कि हम अवेयरनेस किसके चल रहे हैं। आज हमारे पास जो ग्राउंड फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे आशा प्रोग्राम्स हो, गाँव में आप देखिए क्वैक्स तो हैं और क्वैक्स ट्रीटमेंट करते हैं और वो प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाते हैं पेशेंट को लेके। सो व्हाट दे आर डूइंग, वो सीधा अभी पूरी स्टेरॉइड की बात जो चल रही है, तो इसको हमें प्रोटोकॉल अवेलेबिलिटी का भी मुद्दा उठा रहे हैं कि बिल्कुल लार्जर पर्सपेक्टिव में, एक बड़े दायरे में देखने की जरूरत है। डॉक्टर लेले, मुझे एक बात बताइए, एंटीबायोटिक ओवर द काउंटर के आसानी से अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हमने खुद देखा, अगर मैं भी केमिस्ट के पास चली जाऊं और मैं एक दवाई का नाम दे दूं, वो शायद मुझे बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे दे एंटीबायोटिक। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है उसके दुरुपयोग का। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, आप कह रहे हैं कि उसका जस्टिफाइबल यूज होना चाहिए। डॉक्टर फिर ऐसे में प्रिस्क्राइब करते ही क्यों है एंटीबायोटिक हल्के से खांसी जुकाम के लिए? अगर माने उसका वायरल बुखारी किसी पेशेंट को क्यों ना हो, उसके लिए एंटीबायोटिक डॉक्टर क्यों प्रिस्क्राइब कर देते हैं? ये आपने देखा होगा कि जैसे हमारे डिस्कशन में ये 3-4 जो मुद्दे जो दिख रहे हैं, उसमें काफी हद तक आज हमारी केमिस्ट की जो संस्था है, वो केमिस्ट की संस्था, इसके ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटी जितनी होनी चाहिए। और कितने टाइम में हमने देखा है कि केमिस्ट वो जो 10 का स्ट्रिप होगा तो वो 2 या 4 गोली दे देंगे और लोगों को लगता है कि हमने एक एंटीबायोटिक ले लिया, बुखार उतर गया, ठीक हो गया, और वो दूसरी 2 गोली बचा के रखता है। इसके जरिए धीरे धीरे वो एंटीबायोटिक का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एक चीज ये है, और कोई भी एंटीबायोटिक है, ये शेड्यूल्ड ड्रग है, तो शेड्यूल्ड कोई भी ड्रग है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन और बिना बिल के हिसाब से देना ही नहीं चाहिए। और जो डॉक्टर्स काफी हद तक, जो हम लोग आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, आज हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर अवेयरनेस कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आप अनवांटेड यूज एंटीबायोटिक मत दीजिए। तो ये काफी हद तक अवेयरनेस लाने हम डॉक्टरों के साथ में ही प्रोग्राम और सीएमई कर रहे हैं। तो उसी के साथ में अगर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी देता है तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन केमिस्ट के पास से एंटीबायोटिक खरीदने का ये सबसे खतरनाक चीज है, जिसका मूड बंद करना चाहिए। क्योंकि ये अगर जब तक नहीं होता है तब तक हमारा पूरा प्रोग्राम जो है वो उसको बराबर उसको दिशा नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें केमिस्ट के साथ में भी हम लोग बोलते हैं कि आप बिना एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन आप मत दीजिए। अगर देने का है तो उसको फुल कोर्स लेना चाहिए। हमारे पास भी जो कोई भी पेशेंट आता है तो उसको बोलता है कि आपको ये एंटीबायोटिक जरूरी है तो ही आप ले लीजिए, और हम लोग लिख के देंगे तो ही आप लेना चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 या 3 दिन के बाद में जैसे ठीक लगा एंटीबायोटिक बंद कर दिया और आगे जाके वापस कुछ सर्दी खांसी हो गई वापस खुद के मन से। आज सेल्फ मेडिकेशन, ये जो मुद्दा है, सेल्फ मेडिकेशन में मैं वही मानता हूं कि जो प्रिस्क्रिप्शन के बिना
खुद को लोग समझते हैं कि अरे उनको तकलीफ हो गया था, ये दवाई ले लिया था, आप भी दवाई ले लो। ये जो सेल्फ मेडिकेशन की भावना है, केमिस्ट के ऊपर रेगुलेटरी अथॉरिटीज बराबर जरूर चाहिए, उतना कंट्रोल नहीं है। इसके कारण मैक्सिमम आज हम लोग को एंटीबायोटिक का धोखा लग रहा है। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि दिन ब दिन हम हायर एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, और जितने टाइम पे यूज भी नहीं किया होगा तो भी पेशेंट खुद बाहर से खुद के मन से या किसी फ्रेंड की दवाई से बोल देने के बाद में दवाई खरीद लेता है। तो ये जो मेन मुद्दे जो मेन है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए केमिस्ट के ऊपर। डॉक्टरों को हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सभी एसोसिएशन आज संस्था के द्वारा बताते हैं कि आपको जैसे सर्दी खांसी जो वायरल इन्फेक्टिव है, वायरल में जरूरी नहीं है एंटीबायोटिक। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर लेले, आप तो आईएमए के महासचिव हैं, आपके पास तो पूरी पावर है कि केमिस्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर इस पूरे प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। अब जब पता चल रहा है कि हाँ WHO ने भी वार्न कर दिया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आने वाले समय में महामारी बन सकती है, तो इस पर तो तुरंत कदम उठा लेने चाहिए। देरी किस बात की? नहीं, हम लोग ने तो बोला है, हमने केमिस्ट एसोसिएशन को भी बोल रहा है, हमने इसके ऊपर हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी है वो भी काम कर रही है। लेकिन केमिस्ट जैसे छोटे छोटे गांव में जो केमिस्ट होते हैं उनको 2-4 गोली बेचने में ही फायदा है। ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर कम नहीं कर सकती है, प्रिस्क्रिप्शन अगर वो देखती नहीं है, और जो कितने जगह पे हमने देखा है कि केमिस्ट के ऊपर एंटीबायोटिक वो बदली भी कर देता है, बोलता है आज ये एंटीबायोटिक नहीं है वो ले लो। तो ये जो संस्था है उसके ऊपर जास्ती रेगुलेशन होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, वो बहुत जरूरी है। एंटीबायोटिक दवाओं का दुरुपयोग कितनी बड़ी समस्या और क्या है समस्या का समाधान? मेरे पास समय कम है, इसलिए डॉक्टर दीवान मैं आपसे बहुत ही क्रिस्पली हाँ या ना में समझना चाहूंगी कि जो डॉक्टर एंटीबायोटिक बेवजह प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या जो केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक लोगों को दे रहे हैं, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, ज्यादातर डॉक्टर्स पहले 3 या 4 दिन के बुखार में एंटीबायोटिक नहीं देते, क्योंकि उसको वो मान के चलते हैं कि या तो वो वायरल फीवर हो सकता है, और आजकल के सीजन में हमें डेंगू काफी देखने को मिल रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम जैसे कि डॉक्टर लेले ने कहा वो ये है कि अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स, केमिस्ट और बहुत से ऐसे फिजिशियंस जो कि एलोपैथी प्रैक्टिस करने के लिए परमिटेड नहीं है, सबसे पहले उसको रोकना जरूरी है। और उसमें बहुत बड़ा कंपोनेंट जो है वो रेगुलेशन का आता है। आप एक बात समझिए, आप बाहर की कंट्रीज में जाइए, क्रोसिन के अलावा एक भी गोली ओवर द काउंटर नहीं मिलती, नॉट इवन अ सिंगल ड्रग। और हमारे यहाँ पे आप जाके कोई भी दवाई ओवर द काउंटर ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने आज किसी को एक एंटीबायोटिक लिखी, तो लोग उसके बाद हमारे पास वापस नहीं आते, अगली बार बुखार होता है वही एंटीबायोटिक केमिस्ट से लेके खा लेते हैं और हमें फोन करते हैं सर मैंने ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, यही समस्या ये आप जो बता रहे हैं वो इसी का जिक्र किया था मैंने भी, और डॉक्टर लेली भी कह रहे थे। अमूल्य, ये जो छोटे शहरों में या जहां पर केमिस्ट किसी को भी दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, रेगुलेशन की बात की जा रही है, ये रेगुलेशन करेगा कौन? देखिए, जो प्लान 2019 का मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, मोरलेस उसमें काफी बातें हैं। अगर उसमें मैं इस मंच के माध्यम से आईएमए, जन स्वास्थ्य अभियान और बाकी स्टेक होल्डर्स, मुझे लग रहा है कि कलेक्टिव, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम एक दूसरे पे नहीं डाल सकते हैं कि वो डॉक्टर्स नहीं दे रहे हैं और आपके दवाई वाले नहीं दे रहे हैं। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसमें अवेयरनेस, कलेक्टिव रेगुलेशंस और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर नहीं लिख रहे हैं, बट ये अगर हम एक लार्जर स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी सिस्टम और अवेयरनेस और मल्टी स्टेक होल्डर्स हम कैंपेन चलाएंगे तो ये संभव है। इसे दूर करना दवाई का डर नहीं होगा तो फिर ये रुकेगा कैसे? अमूल्य, बहुत ही संक्षिप्त में 10 सेकंड में जवाब। जब तक कार्रवाई का डर नहीं होगा तब तक तो हम इसी पॉइंट को, इसी मुद्दे को, इसी परेशानी को बार बार डिस्कस करते रहेंगे। कार्रवाई का डर तो होना चाहिए। 2 कानून है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मध्य प्रदेश में 2019 का ड्राफ्ट रखा हुआ है, उसे लागू किया जाए, लार्जर राइट टू हेल्थ एक्ट लागू किया जाए और उसके अंतर्गत ये पूरा रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रेंथन किया जाए और साथ साथ स्टेक होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कंपलसरी की जाए। क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को पूरी तरह फुल फ्लेजेडली लागू करने की जरूरत है। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर लेवल पर केमिस्ट बेवजह न एंटीबायोटिक को प्रिस्क्राइब करें, अवेयरनेस होनी जरूरी है। जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए
कि आपको एंटीबायोटिक कब लेनी है, कब नहीं लेनी है। अपने डॉक्टर से इसका इलाज कराइए। लगता है कि डॉक्टर बेवजह एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर रहा है, दूसरे डॉक्टर से आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। डॉक्टर पर भी आंख मूंद कर आप भरोसा नहीं भी कर सकते हैं, यह आपका हक है। ये आपको समझना चाहिए कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक आपकी सेहत को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, और किस किस लेवल तक नुकसान पहुंचा सकती है ये हमने आपको शो में बहुत बेहतरीन ढंग से समझा दिया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप दीवान, डॉक्टर जयेश लेले और साथी अमूल्य निधि, आपका हमारे साथ आपकी खबर आपका फायदा में इस बहुत ही खास चर्चा में शामिल होने के लिए। जी जी डॉक्टर दीवान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बहुत क्विकली आप अपनी बात रखिए, 10 सेकंड में। हाँ जी, अगर मरीज अपने डॉक्टर से एक सवाल जरूर पूछे हर बार कि जब भी एंटीबायोटिक लिखा जाए तो ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ये एंटीबायोटिक जरूरी है। अगर डॉक्टर कहते हैं हाँ जरूरी है, तो एटलीस्ट डॉक्टर सोच रहे हैं कि हाँ ये जरूरी है। अगर नहीं जरूरी होगी तो कह देंगे नहीं जरूरी। बिल्कुल सवाल जरूर पूछे अपने डॉक्टर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि जैसा हमने अभी बताया कि ये आपका मतलब पेशेंट्स जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपका हक बनता है पूछने का कि क्या वाकई ये दवाई जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो उनके लिए जरूरी है कि नहीं। डॉक्टर लेले, आपसे भी हम आपका आखिरी कमेंट ले लेना चाहेंगे 10 सेकंड में। डॉक्टर, मैं एज अ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एक एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक हम लोग मनाते हैं 3rd वीक ऑफ नवंबर में। तभी आईएमए के पूरे सभी ब्रांचेस में हम पूरा ऑल ओवर इंडिया में कैंपेन करते हैं, और उसी के बारे में एंटीबायोटिक माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग इस साल एक बुक भी तैयार करने वाले हैं, और उसी टाइम पे लोगों को जस्टिफाइबल जुडिशियल यूज ऑफ एंटीबायोटिक के बारे में चर्चा करके बता देंगे कि कहाँ लिखना है, कितना लिखना है और कब लिखना है। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं एंटीबायोटिक अवेयरनेस वीक सिर्फ एक हफ्ते का अवेयरनेस ना हो, पूरे साल और लगातार लोगों को इसके बारे में जागरूकता मिलती रहे। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से करते हैं डॉक्टर संदीप दीवान, डॉक्टर जयेश लेले और अमूल्य निधि, आपका हमारे साथ इस बेहद ही खास चर्चा में शामिल होने के लिए।